In the last class, we have seen how the open structure of glucose was elucidated or determined. Right, beta? So first, you all tell me what is the glucose open chain structure? What is the functionality present here? First carbon, CHO. Second carbon, HOH. OH's orientation is right, then left, then right, right, and the last one is CH2OH. In short, you can write it like this: CHO, CHOH4, and then CH2. Most of the reactions take place across this functionality, CHO. If you treat this with NaHgH2O, what is the product you get? CHO convert into CH2, rest part remains same. If you treat this with HI red phosphorus, what is the product? HI red phosphorus and hexane along with 2-iodohexane, right? If you treat this with nickel H2, what is the product you get? CHO get converted into CH2OH. This is sorbitol. क्या नाम होगा इसका? Sorbitol. अगर इससे ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाएगा? CH2OH. Rest of the part remain as such. तो ये तीनों रिएक्शन क्या इंडिकेट करती हैं? एल्डिहाइड इंडिकेट करती हैं या कुछ और इंडिकेशन देती हैं? That all the carbons are present in a straight chain. When you treat this with Tollens reagent, what is the product you get? Tollens reagent, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एक तो Tollens reagent में हमें सिल्वर मिलता ही मिलता है, प्लस जो आपका CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COO नेगेटिव, राइट बेटा? किस में कन्वर्ट हो गया? COO नेगेटिव, यानी ग्लूकोनेट आयन. कौन सा आयन बना यहाँ से? COO, CHOH4, CH2OH. So this is gluconate ion. If you treat this with Fehling solution, Cu2 positive, OH negative, what do we get? Tell me. Again same gluconate ion. COO negative and rest of the part will remain as such. Plus brick red PPT of Cu2O. If you treat this with Br2H2O, what is the product we get? Gluconic acid. CHO becomes COH. Rest of the part remain as such. If you treat this with concentrated HNO3, what the product we get? Saccharic acid. This becomes COH and this also becomes COOH. So COOH, COH, CHOH4 and then COOH. So what is the name of this? Saccharic, and this one is gluconic, right beta? If you treat this with NH2OH, what do we get? ग्लूकोक्साइम. क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? CH double bond NOH. Rest of the part remain as such, right? If you treat this with HCN, what is the product we get? Cyanohydrin. अगर आप इसको HCN से ट्रीट करते हैं क्या मिलेगा? कार्बन पे एक बन जाएगा OH और एक बन जाएगा CN, और उस CN को अगर फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में. क्लियर है सबको? ये सारे रिएक्शन सारे बच्चे कर लेंगे. इन सारे रिएक्शंस के बाद फिर पता चला ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है. इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? 4 कायरल सेंटर्स. मीन्स कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 16 पॉसिबल है. मानी कितने पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स? 8 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स. तो जब इनका 8 पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर्स में से फिशर ने ये वाला स्ट्रक्चर एल्यूसिडेट किया था, डी प्लस ग्लूकोज. फिशर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, राइट? सो नेक्स्ट आता है, अब हमने बता दिया कि भाई ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है. नाउ लेट्स सी
क्या सारे के सारे ग्लूकोज के रिएक्शंस ये जस्टिफाई कर पाता है ये स्ट्रक्चर? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही। हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं? CHO, CHOH, CHOH, राइट बेटा, ये ग्लूकोज है आपका। इस ग्लूकोज को फर्दर, इसमें क्या CHO फंक्शनैलिटी है बताइए? तो इसका मतलब इसको वो सारे रिएक्शंस देने चाहिए जो एल्डिहाइड के होते हैं, हाँ या ना? भाई यहाँ पे CHO है, इसका मतलब इट शुड बी गिविंग ऑल द पॉसिबल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी। तो इन्होंने इसको ट्रीट किया बेटा अमोनिया से, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। इसको ट्रीट किया इन्होंने NaHSO3, नो रिएक्शन। इसको ट्रीट किया इन्होंने सिर्फ रिएजेंट। डू यू रिमेंबर द सिर्फ रिएजेंट? रोजानिलिन डाई होती थी जिसमें SO2 पास करते थे तो कलरलेस हो जाता था, और फिर एल्डिहाइड डालते थे तो उसका कलर क्या हो जाता था? रीगेन हो जाता था। डू यू रिमेंबर? इस सिर्फ रिएजेंट और सिर्फ बेस में कंफ्यूज मत होना। जब हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स को एमीन से ट्रीट करते हैं तो वाटर के लॉस से हमें क्या मिलता है? सिर्फ बेस। क्या मिलता है बेटा? सिर्फ बेस। और जब हम एल्डिहाइड्स में रोजानिलिन डाई डालते हैं और उसमें SO2 रोजानिलिन डाई लिया आपने, उसको कलरफुल होगी, उसमें कौन सी गैस पास की? SO2, उसका कलर चला गया। अब उसमें अगर हम एल्डिहाइड डालते हैं तो उसका कलर रीगेन कर जाता है, पिंक कलर। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो कलर रीगेन होगा, और अगर एल्डिहाइड नहीं होगा तो कलर रीगेन नहीं होगा। तो यहाँ पे जब सिर्फ रिएजेंट डाला इसके अंदर तो कलर रीगेन नहीं हुआ, इसका मतलब ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस थे। 2,4-DNP, जब ये वाला टेस्ट करवाया, ये वाला रिएक्शन करवाया, ये भी नहीं हुआ। तो चारों रिएक्शन ना होने से क्या आइडिया लगता है? क्या CHO प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अपने स्ट्रक्चर में दिख रहा है बेटा? यहाँ से तो CHO क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर के काफ़ी क्या रहे? लिमिटेशंस, राइट? क्या रहे? काफ़ी लिमिटेशंस। तो अब ओपन चेन के लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस रहे, फिर हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। सो लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लिमिटेशंस ऑफ open chain structure of glucose, right? फर्स्ट लिमिटेशन क्या रहा बेटा इसका? देखिए, अगर आपके पास ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता तो ये सारे रिएक्शन देने चाहिए थे, बट ग्लूकोज ने बहुत सारे रिएक्शन नहीं दिए। कौन कौन से नहीं दिए? NH3 के साथ नो रिएक्शन, NaHSO3 के साथ भी नो, 2,4-DNP नो, तीसरा सिर्फ रिएजेंट नो। ये सारे रिएक्शंस इसने नहीं दिए। ये क्या इंडिकेट करता है? एज इफ इट डज नॉट हैव फ्री CHO ग्रुप, कि इसके पास CHO है ही नहीं। इसके मतलब ये रिएक्शन को तो सेटिस्फाई मानी, इस स्ट्रक्चर को तो जस्टिफाई नहीं कर रही है रिएक्शंस। सेकेंड लिमिटेशन क्या रहा? सेकेंड लिमिटेशन इसका ये रहा, जो हमने ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाया था बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन ये है, CHO, कितने CHOH हैं? 4, ठीक है, 4, और लास्ट वाला क्या है बेटा? CH2। हमने कितना एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया था इसके लिए? 5 मोल्स ऑफ CH3 होल CO होल ट्वाइस O। हर OH किस में कन्वर्ट हो गया था? OCO CH3। प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा था? CHO CH OCO CH3। 4 है तो 4, और लास्ट वाला भी CH2O CO। 5 एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ हो गए। अब बताओ, क्या यहाँ पे अभी भी CHO है कि नहीं है? तो क्या अभी इसको इससे हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करके ऑक्साइम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। जैसे ग्लूकोज ने रिएक्ट किया था, आपको पता है ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जब हमने डाला था हाइड्रोक्सिल एमीन,
NH2OH, तो इससे H2 इससे O जाके ऑक्साइन बना था, तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट को भी ऑक्साइन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बेटा? इस वाले को बताओ, ऑक्साइन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या था, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको जब ट्रीट किया गया ना NH2OH के साथ, तो ऑक्साइन नहीं बना था, नो ऑक्साइन, जबकि बनना चाहिए था हिसाब से। तो इसका सेकेंड लिमिटेशन क्या था, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइन विद किसके साथ? NH2OH। सेकेंड लिमिटेशन आ गया। थर्ड लिमिटेशन देखते हैं इसका क्या रहा। अगर हम बात करें किसी भी एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी ये होती है बेटा, ये है। अगर हम इसको एल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो एसिटल बनाते हैं, कीटल एसिटल, एल्डिहाइड्स एसिटल बनाते हैं, कीटोन्स कीटल बनाते हैं। तो अगर कोई एल्डिहाइड है, आप इसको एल्कोहल से ट्रीट करते हो ROH से, तो क्या बनना चाहिए? CH, ये सिंगल ऐसे, इधर OR और इधर बनना चाहिए। मतलब एक एल्डिहाइड को कितना एल्कोहल मॉलिक्यूल यूज़ करना चाहिए? 2 यूज़ करना चाहिए ना। लेकिन जब ग्लूकोज को ट्रीट किया मीथेनॉल से, तो उसने एसिटल तो बनाया, लेकिन कितना मॉलिक्यूल यूज़ किया एल्कोहल का? ओनली 1 मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड शुड कंज्यूम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स टू फॉर्म एसिटल, बट ग्लूकोज ने कितना मॉलिक्यूल यूज़ किया, कितना मोल यूज़ किया? ओनली 1 मोल, और उसने क्या बनाया? एसिटल। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अगर ये स्ट्रक्चर होता या तो CHO है, तो कितना मोल यूज़ करना चाहिए था एल्कोहल का? 2, लेकिन ये यूज़ कितना कर रहा है? ओनली 1। सो दैट इज ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो थर्ड लिमिटेशन क्या रहा बेटा, कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ मीथेनॉल, एल्कोहल में भी हम पर्टिकुलरली मीथेनॉल ले लेते हैं, फॉर्म एसिटल। तो ये भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाई इस स्ट्रक्चर से कि एक ही मोल क्यों कंज्यूम किया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ या नेक्स्ट चेंज क्या आया। 4th पॉइंट देखो, आपने ग्लूकोज लिया बेटा, ग्लूकोज को क्या किया हमने? क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। और जब ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया तो सरप्राइजिंगली 2 टेम्परेचर पे 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन किया 303 केल्विन पे, और एक किया 371 केल्विन पे, ठीक है। यहाँ से भी एक ग्लूकोज मिला और यहाँ से भी ग्लूकोज मिला, लेकिन जो दोनों ग्लूकोज मिले वो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स थे। क्या थे? स्टीरियो। इसका नाम था अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और इसका नाम था बीटा डी प्लस, राइट बेटा। अब इसका अभी तक हम ग्लूकोज 1 पढ़ रहे थे या 2 पढ़ रहे थे? बताओ मुझे। 1 ही पढ़ रहे थे, और वहाँ पे अब हमें यहाँ कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? कितने ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। अल्फा और बीटा क्या है बेटा? स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था? मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, और इसका था 423 केल्विन। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट क्या अलग अलग है? सेम। और अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग है तो दोनों कंपाउंड सेम है अलग है? इसका जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन था वो कितना था? अल्फा 111 डिग्री, और इसका कितना था? अल्फा 19.2 डिग्री। तो यानी कि ग्लूकोज अगर इस स्ट्रक्चर जो हमने ओपन चेन डिटरमाइन किया है, क्या उस हिसाब से ऐसे कोई 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं? ऐसे तो कोई 2 फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और स्ट्रक्चर ग्लूकोज किसी और स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? पहला लिमिटेशन, ये रिएक्शन नहीं दिया। अगर CHO होता तो देना चाहिए था ये रिएक्शन। दूसरा, ग्लूकोज पेंटा एसिडेट ने ऑक्साइन नहीं बनाया। तीसरा, ग्लूकोज ने जब रिएक्शन किया 1 मोल ऑफ मीथेनॉल से तो एसिटल बनाया, जबकि कितने मोल से रिएक्ट करना चाहिए था? 2 मोल से। चौथा, ग्लूकोज जब क्रिस्टलाइज किया तो 2 अलग अलग टेम्परेचर पे 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्या है बेटा आपके? पहला है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। पहले का मेल्टिंग पॉइंट है 303 और दूसरे का 371 केल्विन।
सबको क्लियर हुआ ये? तो ये एक्सप्लेनेशंस क्या उस ओपन चेन से पॉसिबल थे? अब लास्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से क्या था, देखो ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म्स हैं, अल्फा का एंगल ऑफ रोटेशन कितना है बताइए, स्पेसिफिक 111, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल से रोटेट करेगा? 111। प्लस है या माइनस है? प्लस। और ये वाला कितने से करेगा बीटा वाला? 19। तो दोनों का बिल्कुल अलग एंगल ऑफ रोटेशन है, राइट बेटा, स्पेसिफिक एंगल है। फिफ्थ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन। अब बात आती है म्यूटा रोटेशन क्या होता है। आप अगर ग्लूकोज को देखते हो, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अल्फा कितना है? 52.5 डिग्री, राइट। और अल्फा का कितना है? अल्फा डी प्लस का, दिस इज डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम नॉर्मली चेक करें तो उसका हमेशा अल्फा कितना मिलेगा? 52.5। और अगर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को देखें तो कितना था बेटा? 111। और बीटा डी प्लस का कितना था? 19.2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों फॉर्म्स क्या हो जाते हैं? स्पॉन्टेनियसली अपना एंगल चेंज कर लेते हैं। जब ये स्पॉन्टेनियसली अपना एंगल चेंज करेंगे तो हमें अल्टीमेटली एंगल कितना मिलता है? कितना अल्फा मिलता है हमें? 52.5 डिग्री। तो यहाँ से ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है दो स्टीरियो आइसोमर्स के अल्फा में, उसको क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन। तो यहाँ पे ये म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है। इसका कितना फॉर्म है? दिस इज 111। इसका अल्फा कितना है? 111। इसका कितना है? 19.2। और हमें नेट कितना मिलता है? 52.5, राइट। इसका मतलब हुआ दे आर स्पॉन्टेनियसली चेंजिंग देयर अल्फा। और ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है दो स्टीरियो आइसोमर्स के अल्फा में, उसको क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन। सबको क्लियर हो गया? क्या ये पांचों पॉइंट्स एक्सप्लेन हुए ओपन चेन स्ट्रक्चर से? तो इसका मतलब इसका कुछ और साइक्लिक फॉर्म है, इसका मतलब इसका कुछ और स्ट्रक्चर है। और वो जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो कौन सा है? दैट इज़ नॉट ओपन चेन, दैट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखते हैं बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होगा। देखिए अपने पास ग्लूकोज, इसको समझना, अगर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझ लिया तो इजीली लिख पाओगे जब भी लिखना होगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैसे OH आ गया, कहाँ लगाना है। ओपन चेन स्ट्रक्चर बताइए क्या था? CH डबल बॉन्ड O, CH OH, CH OH, ये बेटा ओपन चेन, ठीक है। देखो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे दो तरीके से साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो फ्यूरानोज फॉर्म या फिर पायरानोज। अगर एक 6 मेंबर्ड रिंग वाला फॉर्म है, ये वाला 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक क्या हो बेटा? ऑक्सीजन, तो इस फॉर्म को बोला जाएगा पायरानोज फॉर्म, पायरानोज फॉर्म। जैसे हम बोलें ग्लूकोज अगर का इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का, तो नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोपायरानोज। क्या नाम हो जाएगा? ग्लूकोपायरानोज, राइट। एक दूसरा फॉर्म है ये वाला, ये वाला, ये फॉर्म बोला जाता है फ्यूरानोज। 5 हो, टोटल 5 मेंबर्स हों जिसमें एक क्या हो? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा फॉर्म बोला जाता है बेटा? फ्यूरानोज, राइट। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स जिनमें 6 कार्बन होते हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, ये सब ओपन चेन। अब यहाँ पे इनके 2 फॉर्म रहेंगे, एक तो फ्री फॉर्म और एक कंबाइंड। नहीं आ रहा था? एक है आपका फ्री फॉर्म और एक है आपका कंबाइंड फॉर्म। जैसे मैंने कहा सुक्रोज, सुक्रोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो इसका मतलब अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सुक्रोज बनाएंगे। तो वहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कौन सा फॉर्म है? फ्री या कंबाइन? कंबाइन। और हम नॉर्मली जब ग्लूकोज की बात करते हैं तो कौन सा फॉर्म होता है? वो फ्री। अगर हम ग्लूकोज का एक सिंगल कापने का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कौन सा फॉर्म होगा?
फ्री स्टेट होगा उसका। तो फ्री स्टेट में मोस्टली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पायरेनोज। फ्रुक्टोज, लेकिन फ्रुक्टोज फ्री कंबाइंड स्टेट में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फ्यूरेनोज। फ्रुक्टोज एफ, ये ध्यान रखना, अगर फ्रुक्टोज कंबाइंड फॉर्म में होगा तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? पायरेनोज या फ्यूरेनोज? फ्यूरेनोज। मतलब अगर हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो ग्लूकोज तो होगा 6 मेंबर ड्रिंक की फॉर्म में, अब फ्रुक्टोज कितने मेंबर की फॉर्म में होगा? 5 में। और नॉर्मली अगर हम फ्रुक्टोज को देखते हैं तो क्या होगा बेटा? 6 मेंबर्ड होगा नॉर्मली। फ्री स्टेट में कितना मेंबर्ड होगा? और कंबाइंड स्टेट में फ्रुक्टोज क्या होगा? 5। और ग्लूकोज फ्री हो चाहे कंबाइन हो कैसा होगा? 6, ये वाला 6 पायरेनोज फॉर्म। तो पायरेनोज और फ्यूरेनोज क्लियर है। कल डिस्कस करेंगे हम साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।